नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन शान। जानते हैं क्या है खबर। नंदलाल बोस की कूची से संविधान की सजावट। कुमार कृष्णन जी की यह रिपोर्ट। आत्मा के उजास में सच को देखने और अभ्युदय का नया अध्याय रचने वाले मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन भारतीय जीवन मूल्यों में रची बसी भरी पूरी संस्कृति का आदर्श रहा है। स्वाधीनता के इस नायाम शिल्पी की शख्सियत संवेदना के उन सूत्रों में गुथी है जहां मन के अथाह में शब्द, स्वर, रंग, लय और गतियों के आरोह आरोह भी उन्हें आंदोलित करते रहे। कलाओं से बापू के प्रगाढ़ प्रेम के अनेक किस्से हैं। गुलामी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को लामबद्ध करने वाले इस नायक को जितनी बार देखो हर बार एक नया अक्स नुमाया होता है। ये सच है कि महात्मा गांधी कला और कलाकारों को जीवन दर्शन के आधार पर पहचानते थे। कला के लिए इस उक्ति में उनका विश्वास नहीं था। गांधी जी प्रकृति की विराट सुंदरता और उसके वैश्विक प्रभाव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सच्ची कला वही है जिसे लाखों लोग देखे, समझे और उससे आनंद पा सके, यानी कला जन्मोन्मुखी हो और आनंदित करती हो। अपने फकीरी लिबास और कृशकाय शरीर के बावजूद गांधी जी दुनिया भर के चित्रकारों और छायाकारों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। वे कला को बहुत गहरे समझते थे और उसे मनुष्य की आत्मा और उसके बाहरी व्यक्तित्व के बीच एक समन्वय के रूप में देखते थे। इतिहास गवाह है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन को और अधिक प्रभावशाली बनाने में कलाकारों ने अपना योगदान दिया। कला की केंद्रीय पहचान महात्मा गांधी और नेहरू जी के चित्र थे। विदेशी चित्रकार भी आंदोलन के दौरान गांधी जी की विभिन्न छवियों और ऐतिहासिक पलों को चित्रांकित कर रहे थे। गांधी जी अपनी व्यस्तता के बावजूद इन चित्रकारों को समय देते थे। नंदलाल बसु ने अपने संस्मरण में लिखा था कि महात्मा गांधी हम जैसे चित्रकार तो नहीं है, किंतु मैं उन्हें सच्चा कलाकार मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने अलावा अपने आदर्शों के अनुरूप अन्य लोगों को गढ़ने में कौशल दिखाया है। गांधी जी कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे, किंतु वे कला में आध्यात्मिक ऊंचाइयों और गहन आस्था के दर्शन चाहते थे। मन, आत्मा और शरीर एक होकर प्रकट हो, बापू की यही कामना रही। देश और दुनिया में प्रसिद्ध कलाकारों में आचार्य नंदलाल बोस का नाम शुमार किया जाता है, जिनमें गांधीवादी कला दृष्टि थी। स्वयं महात्मा गांधी ने इनके चित्रों की तारीफ की है। नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी का लाइफ साइज रेखा चित्र बनाया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जब दांडी यात्रा को निकले तो उनके हाथ में लाठी और वे सुदृढ़ कदमों से आगे बढ़ते गए। नंदलाल बोस के बनाए रेखा चित्र में निरंतर बढ़ते गांधी जी उसमें विराट लगते हैं। महात्मा गांधी ने नंदलाल बसु के बारे में कहा था कि नंदलाल बसु ने मेरी कल्पना को साकार कर दिया है। वे सृजनात्मक कलाकार हैं। भगवान ने मुझे कला का विवेक तो दिया है, लेकिन इसे मूर्त रूप देने का कौशल नहीं दिया है। नंदलाल बोस मिट्टी के रंगों और हाथों से बने नेपाली कागज का इस्तेमाल करते थे। उनके बनाए हजारों चित्रों के अलावा उन्होंने शांति निकेतन में जो भित्ति चित्र बनाए हैं वे मिट्टी के साधारण रंगों से ही बने हैं, पर अनगिनत भाव आज भी व्यक्त करते हैं। नंदलाल बसु उस कला आंदोलन की देन थे जो देशभक्त की तरह सोचता, समझता और काम करने की इच्छा से प्रेरित था। नंदलाल बसु की दृष्टि उनको महात्मा गांधी के बहुत निकट लाई। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद नंदलाल बसु की कला में एक नया मोड़ आया। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत बसु असहयोग आंदोलन, नमक कर विरोध आंदोलन आदि में सक्रिय भूमिका में थे। आजादी की लड़ाई के दौरान पारंपरिक और राष्ट्रीय अवधारणाओं के मेल से जो आधुनिक अवधारणाएं संकल्पित हुई थी, उनका प्रभाव तत्कालीन कलाकारों की कला में आ गया था। हाशिए पर रख छोड़ी गई स्त्रियों की क्षमता और शक्ति को गांधी जी ने पहचाना और आजादी की लड़ाई में उसका सदुपयोग किया। नंदलाल बसु के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में बनाए गए एक विशेष पोस्टर श्रृंखला में औरत की आध्यात्मिक शक्तियां चित्रित हुई थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी 1915 में कुछ समय के लिए शांति निकेतन में ठहरे थे, जहां उनकी भेंट रविंद्रनाथ टैगोर से हुई थी। मैं ऐसा साहित्य और ऐसी कला चाहता हूं जिसमें करोड़ों लोगों से संवाद की संभावना हो। यह महात्मा गांधी का कला दर्शन था। नंदलाल बोस कहा करते थे कि बापू सभी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा थे। उन्होंने गांधी को आदर्श मानते हुए उनकी यात्रा की चित्रकारी की थी। दांडी मार्च नामक यह चित्र 1930 में बनाया गया था। यह तस्वीर दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्थायी रूप से
प्रदर्शन पर है। वर्ष 1930 में बनाई गई यह पेंटिंग आज दिल्ली में स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का हिस्सा है। इस पेंटिंग को नंदलाल बसु ने बनाया है। गांधी ने गुलामी के दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ दांडी मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। 1930 के प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत और महात्मा गांधी की अगुवाई शुरू किया गया था, जिसे चित्रकार ने काले और सफेद रंग में चित्रित किया है। यह छवि आधुनिक भारतीय कला का एक अद्भुत उदाहरण है। नंदलाल बसु की सारी प्रेरणा भारतीय संवेदना की प्रतीक थी। 1936 में महात्मा गांधी अपने विचारों को फलितार्थ देखना चाहते थे, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ग्रामीण कला और क्राफ्ट की एक कला प्रदर्शनी लगाई गई थी। परिकल्पना गांधी जी की थी और नंदलाल बसु ने उसे साकार किया था। महात्मा गांधी ने उस अधिवेशन के पहले नंदलाल बसु को सेवाग्राम में बुलवाया और अपना दृष्टिकोण समझाया। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में भी इसी प्रकार की प्रदर्शनी की रचना हुई थी। दोनों ही जगहों पर गांधीवादी कला दृष्टि अभिव्यक्त हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन प्रदर्शनियों की कोई निशानी बची नहीं है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बसु और यामिनी राय दोनों ने मिलकर कुछ म्यूरल बनाए थे। दूसरी और तीसरे दशकों में नंदलाल बसु और बंगाल स्कूल के अनेक कलाकारों को गांधीवादी अवधारणाएं प्रिय रही। उनके असंख्य चित्रों में आख्यानों, प्रारूपों, प्रतीकों, चिन्हों, रूपकों के साक्षात्कार होते हैं, जिनके ताने बाने से भारतीय कला की पहचान बन चुकी है। यह उत्कृष्ट तक गई। नंदलाल बोस की कला साधना भारतीय कला आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। बिहार के एक मुंगेर के हवेली खड़गपुर 3 दिसंबर 1882 को जन्मे पले बड़े नंदलाल बोस काल अध्ययन के लिए कोलकाता आए और फिर सारे कला जगत के होकर रह गए। जिस दौर में नंदलाल बोस कोलकाता आए, उस दौर में राजनीतिक परिदृश्य तनावपूर्ण थे। जब सोसाइटी द्वारा संचालित आर्ट स्कूल में पाश्चात्य चित्रण पद्धति पर अकारण जोर दिया जाने लगा। रविंद्रनाथ के भतीजे गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था और पाश्चात्य शैली के प्रशंसक होने के नाते वे इसमें किसी हेरफेर के लिए कतई तैयार नहीं थे। सन 1919 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्कूल से नंदलाल बोस ने स्वयं को अलग करने का निश्चय कर लिया। भारतीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गगनेंद्र ठाकुर ने E.V. हैवल एवं सर जॉन वुडरॉफ के सहयोग से सन 1907 में कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके प्रथम संचालक लॉर्ड कीचनर थे। सोसाइटी के लगभग 35 सदस्यों में से ज्यादातर अंग्रेजी थे। सन 1919 में O.C. गांगुली के संपादन में कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन किया। 1919 में ही जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड और राजशाही के दमन चक्र के खिलाफ आंदोलनकारियों ने खुली बगावत शुरू कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस के शांति निकेतन चले जाने का प्रस्ताव स्वयं रखा। गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के विशेष आग्रह पर आर्ट्स स्कूल में आंशिक सेवा देते रहे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ की गुरु प्रेरणा ने केवल नंदलाल के चित्र को ही उद्वेलित नहीं किया, बल्कि इसे समग्र भारतीय कला मनीषा का उन्मुक्त गगन प्रदान किया। अपने ऋषि व्यक्तित्व के कारण उन्होंने नंदलाल में उन सारी संभावनाओं को देख लिया था जो कला भवन की प्रस्तावित संकल्पना और उसके आचार्य पद की गरिमा के सर्वदा अनुरूप होता। 1920 ईस्वी में शांति निकेतन के कला भवन से जुड़े और 1951 तक अध्यक्ष के पद पर कार्य करते रहे। आरंभ में नंदलाल बोस ने कई चित्र भारतीय किसानों पर बनाए, लेकिन बाद में पेड़ों, मकानों तथा प्राकृतिक चित्रों को अपनी कला में शामिल किया। वे एक विशेष प्रकार की अलौकिक शक्ति की अनुभूति करते। उन्होंने शिव, काली, उमा, यम, सावित्री, बुध, गंधारी आदि सभी महत्वपूर्ण देवी देवताओं तथा महापुरुषों के चित्र बनाए। उनकी प्राकृतिक कृतियों में शिल्प कथा, शिल्प चर्चा आदि प्रमुख है। नंदलाल उन व्यक्तियों में से थे जो शांति से अपना कार्य करते थे और विनम्र स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर एक विचित्र प्रकार की प्रशासनिक क्षमता थी और अपने निकटतम लोगों के बीच में उनकी गहरी समझ तथा उनका वाक चातुर्य प्रसिद्ध था। उनके अनुसार परंपरागत कला तथा आधुनिक कला में संघर्ष नहीं है। उन्हें अपने जीवन काल में अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1956 में उन्हें ललित कला अकादमी का फेलो के रूप में चुना गया। ललित कला अकादमी का फेलो चुने जाने वाले वे दूसरे कलाकार थे। सन 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें देशी कोत्तम की उपाधि से नवाजा। कोलकाता की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में
उन्हें सिल्वर जुबली मेडल देकर सम्मानित किया गया। सन 1965 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने उन्हें टैगोर जन्म सदी पदक दिया। 16 अप्रैल 1966 को इस महान और विश्वविख्यात चित्रकार का देहांत हो गया। उनकी जन्मभूमि हवेली खड़गपुर से साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था संभवा द्वारा उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। भागलपुर में भी नंदलाल बोस की प्रेरणा से उनके शिष्य बंकिम चंद्र बैनर्जी ने कला केंद्र की स्थापना की और वहां भी उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित है। बिहार में नंदलाल बोस के नाम से कोई शिल्प संस्थान नहीं है। इस क्षेत्र के झील रोड निवासी संजय सिंह का कहना है कि पटना के बाद बिहार में कला शिल्प के नाम पर भागलपुर में कला केंद्र तो है, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर कोई शिल्प संस्थान बनाने या खोलने की दिशा में कोई सरकारी पहल क्यों नहीं हो रही। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुंगेर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन की शुरुआत नंदलाल बसु की याद से की थी। अपने संबोधन की शुरुआत नंदलाल बसु को याद करते हुए की थी। अंगिका भाषा में उन्होंने जब मंच से कहा, नंदलाल बसु की धरती को प्रणाम करे छी, तो तालियों से हवाई अड्डा मैदान गूंज उठा। तालियों ने यह उम्मीद जगाई कि मुंगेर का मान बढ़ाने वाले नंदलाल बसु की स्मृति को जिंदा रखने के लिए जरूर कदम उठाए जाएंगे। इंतजार अब भी जारी है। मुंगेर के बुद्धिजीवियों को अब भी उम्मीद है कि उनके नाम पर खड़गपुर में कला महाविद्यालय खोले जाएंगे। सेवानिवृत्त प्राचार्य रामचरित्र प्रसाद सिंह ने कहा था कि नंदलाल बसु की प्रतिमा के कायल बापू भी थे। 3 दिसंबर 2003 में भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर रामाश्रय यादव ने नंदलाल बसु शोध संस्थान और सभागार का शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक शोध संस्थान और सभागार का निर्माण नहीं किया जा सका। विधान पार्षद संजीव ने भी विधान परिषद में आचार्य नंदलाल बसु की उपेक्षा का मामला उठाया। अनुमंडलाधिकारी के यहाँ से भी प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन नंदलाल बसु की स्मृति को जिंदा रखने की कवायद कागजी प्रक्रिया में उलझ कर रह गई है। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।